किसी भी इकोलॉजी के किसी भी स्तर पर, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे पॉपुलेशंस हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो इकोसिस्टम हो, चाहे वो बायो, चाहे वो बायोस्फीयर हो, सभी स्तर पर चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो पॉपुलेशंस हो, चाहे वो चाहे वो इकोसिस्टम हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो बायोस्फीयर हो, कोई भी स्टेप ले लें, कोई भी कड़ी को ले लें, हर कड़ी को कंट्रोल को करेगा एबायोटिक फैक्टर्स करेगा, और एबायोटिक फैक्टर के साथ बायोटिक फैक्टर करेगा। बायोटिक फैक्टर कैसे करेगा हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया था कि सारे कड़ियों को कंट्रोल करने वाले 4 फैक्टर बताए गए। 4 फैक्टर, एक बताया था क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बाद टोपोग्राफिक फैक्टर्स, स्थलाकृति कारक। दूसरा हमने बताया था सॉइल फैक्टर्स यानी मृदा कारक, और चौथा बायोटिक फैक्टर। ये बात है, हमने शुरुआत जो की थी वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पता शुरू की थी, कैसे किसी इकोसिस्टम को एक क्लाइमेटिक फैक्टर कंट्रोल करता है, कैसे किसी इकोसिस्टम को हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे कंट्रोल करता है। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमने 2 चीज को पहले उठाया, एक टेम्परेचर उठाया और एक लाइट, एक टेम्परेचर और उसके बाद टेम्परेचर चल रहा है, 2 फैक्टर। अब हम लोग फिर आते हैं अपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को। तापमान बता दिया था, हमने तापमान में क्या बता दिया था, तो 2 से फोटोसिंथेसिस के ऊपर बताया था कि पर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ये बात ये बताया था। अब आ जाइए फैक्टर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन पर कैसे तापमान तय करता है। श्वसन यानी जो टेम्परेचर है वो कैसे रिस्पिरेशन पर इम्पैक्ट डालेगा। ये तो बात हुई, कैसे टेम्परेचर किसी जीव के रिस्पिरेशंस को कंट्रोल करेगा, कैसे इफेक्ट डालेगा, वही हम लोग पढ़ना है। जिसमें लिख लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की दर बढ़ती है। जब मैंने बताया कि रिस्पिरेशन की दर मैक्सिमम देखा गया है, कुछ अलग अलग का वैरी का पढ़ लीजिए। मैक्सिमम रिस्पिरेशन की दर 3
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अब देखिए फिर वही बात आई कि 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आने में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 10 होगा कि नहीं होगा, और 10 से 20 होगा। जो दर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिस्पिरेशन की दर होगी, जो रेट होगा, 10 डिग्री पर आने पर कितना दर बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। यहां पर जो रिस्पिरेशन की दर होगी 20 तक आने पर कितना बढ़ जाएगा, 30 गुना बढ़ जाएगा, और 20 से 30 तक आने में 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है दर घटती जाएगी। जैसे हमने देखा कि बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो सांस वास हम लोग को फूलने लगता है ना, लेकिन जो ग्रोथ रेट की जो दर है ये इस तरह से आप देखिए, इसमें क्या लिखा आपने, बढ़ जाता है। लीजिए 0 से 30 डिग्री के बीच, 0 से 30 डिग्री के बीच प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। श्वसन की दर लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिस्पिरेशन इंक्रीज बाय 2 से 2.5%। ठीक है, क्लियर? अभी कुछ फैक्ट दिखाते हैं, उसको बताते हैं। अब लीजिए शीत का पौधों पर प्रभाव, शीत का पौधों पर प्रभाव। शीत का पौधों पर प्रभाव आपने सुना होगा, पाला सुना होगा। जैसे आपने देखा कि जो सेल होती है, ये सेल है, मान लो कोई जीव है, ये सेल है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दो सेल के बीच में जगह होती है, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। यहाँ भी फ्लूइड्स होते हैं। जब यहाँ पर जो फ्लूइड्स होता है टेम्परेचर से बहुत कम हो जाता है, तो ये जो फ्लूइड था इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लूइड सॉलिड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पाए, बताइए। मैंने कहा सेल के बीच जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, और वहां भी फ्लूइड होता है। और जब बहुत ठंडक हो जाती है तो जो फ्लूइड्स है वो सॉलिड हो जाता है, यानी बर्फ बन जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत ध्यान सुनिए। बता, टेम्परेचर जब मान लिया होता है तो पानी जब क्या होगा, बर्फ बन जाती है ना। तो सेम थिंग हैपनिंग हियर आल्सो, यही सेम चीज यहां भी हो रही है। जो ये जो इसके बीच में जो पानी है, लिक्विड है, वो किसके बदल गया? सॉलिड में। अच्छा आप बताइए, कुछ लॉजिकल सवाल बताइए। गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी?
सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। प्रति कौन इकाई ज्यादा ठोस कौन होगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा कठोर तो ये होगा, सॉलिड होगा। बात समझे? मेरी बात समझे? पानी है, जैसे देखिए वाटर है और बर्फ, आइस। पानी लिक्विड है और बर्फ, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? यही सवाल गलत हो जाएगा। डेंसिटी कम होती तभी वो तैरता है। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसीलिए तैरता यहाँ पर जो बर्फ है वो सॉलिड जरूर है, बट बर्फ की जो डेंसिटी होगी वो पानी की डेंसिटी से कम होगी। बताइए क्या बर्फ पानी में तैरता ही नहीं तैरता? तो तैरने वाली चीज सदैव जिस चीज में तैरती है वो तैरने वाली चीज हल्की होती है। अब बात समझे? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। देखिए लॉजिकल तौर पर लेके चलोगे अपने आप बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। 50 ग्राम वाले 100 ग्राम का कोई चीज है, सॉलिड है, और 50 वही चीज उसको कन्वर्ट करके लिक्विड में कर दिया 100 ग्राम, और फिर वही चीज हम 100 ग्राम को उसमें गैस में कर दिए, तो कौन जगह ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगी? गैस सबसे ज्यादा देखिए 100 ग्राम केवल हम पानी ले, 100 ग्राम पानी लेते हैं, 100 ग्राम लिक्विड है और 100 ग्राम हम दूसरी चीज को उसमें सॉलिड कर देंगे और 100 ग्राम गैस बना देंगे। तो 100 ग्राम वाली सेम चीज है, तो वो ज्यादा किसमें स्पेस, कौन स्पेस ज्यादा लेगा? लिक्विड लेगा कि गैस लेगा कि सॉलिड लेगा? गैस लेगा। तो आप बताइए कि इस हिसाब से सबसे कम जो जगह लेगी वो कौन लेगी? सॉलिड लेगी। मेरी बात को सुनिए। तो ये अगर लॉजिकल में चलते तो हमको देखना चाहिए कि इन सब चीजों में सबसे कम स्पेस ये लेगी, उसके बाद ये लेगी, सबसे ज्यादा स्पेस ये लेगी। ये बात नहीं। लेकिन बर्फ के केस में अपोजिट होता है। क्यों? बर्फ की डेंसिटी कम है, इसीलिए जितना लिक्विड जो वाटर जितनी जगह पे आता है वही जब आइस आती है तो वो जगह ज्यादा लेती है। नहीं समझे बात? नहीं समझ पा रहे? मान लिया छोटा सा फिर से एग्जाम्पल, एक बोतल पानी जैसे ये है, एक बोतल पानी है, 1 लीटर पानी है, यही 1 लीटर पानी और फ्रीजर में रख देंगे और जम जाएगा, जम जाए, तब बताइए क्या बर्फ उससे पूरी तरह से आ पाएगी? क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि बर्फ का वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि डेंसिटी वाटर में कम है ना, ज्यादा है, और बर्फ की डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी तो ज्यादा जगह नहीं लेगा। नहीं समझ पा रहे बात? आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बर्फ का बढ़ जाएगा। अब नहीं समझ, अभी नहीं समझ पा रहे हो? मैंने कहा वाटर है 1 लीटर और इसी को हम बर्फ में जमा दिए, तो जो स्पेस 1 लीटर पानी ले रहा है, क्या उसी 1 लीटर पानी का जो बर्फ बनेगा क्या उतना ही स्पेस लेगा? नहीं, ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है, कम है। डेंसिटी का है, वैल्यू तो बढ़ जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस है कि जब बर्फ की डेंसिटी कम है पानी से, तो ये
ज्यादा वैल्यूज लेगा। और होता क्या है कि जब पाला पड़ता है, खूब जाड़ा पड़ने लगता है, तो जो हमारी जो सेल्स है, ये देखिए, ये प्लांट की जो सेल होते हैं, वो इसके बीच में जो पानी रहता है, जो पानी जो होता है, जब आइस बनेगी तो आइस ज्यादा आयतन लेगा कि नहीं लेगा? आयतन ज्यादा लेगा। जब आयतन ज्यादा लेगा तो कोशिकाओं को डिटेल करके पूरी तरह से उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी कि नहीं कर देगी? कर देगी ना, क्योंकि जहां पर जितना पानी है, जब बर्फ बनेगा तो बर्फ जो है फैलेगी, और फैलने से क्या होगा, पूरी तरह से ये करेगी, इस सेल्स को डिमोलिश कर देगी, तोड़ देगी, उसको जो है तो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, सेल डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, तो प्लांट को इंजरी होगी कि नहीं होगी? बात समझ गए? तो यही मैंने कहा पाला इसको बोलते हैं। देख लीजिए, कभी कभी बर्फ बन जाने के कारण, कभी कभी बर्फ बन जाने के कारण कोशिकाओं पर यांत्रिक दबाव पड़ता है, कोशिकाओं पर यांत्रिक दबाव पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर। यांत्रिक दबाव का मतलब मैकेनिकल प्रेशर, ठीक है? यांत्रिक दबाव पड़ता है और कोशिकाएं फट जाती हैं, और कोशिकाएं फट जाती हैं। आप लिखना नहीं चाहते। लिखना सबसे पहली शर्त है, जो जितना ही लिखेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। सब जगह लिखने ही तो गेम है पूरा, लिखिए उसको। यांत्रिक दबाव पड़ता है और कोशिकाएं फट जाती हैं, जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? अब लिख लीजिए, तापमान के आधार पर संसार की वनस्पतियां है। मैंने कहा कि जब बर्फ बन जाती है तो बर्फ क्या आयतन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आयतन ज्यादा होगा तो फैलती है बर्फ, और वो कोशिकाओं को इंजरी करेगी, मैकेनिकल प्रेशर डालेगी। मैकेनिकल प्रेशर की वजह से क्या होगा, कोशिकाएं इंजरी होंगी, और कोशिकाएं जब इंजरी होगी तो टिश्यू की इंजरी होगी, और टिश्यू की इंजरी होगी तो ऑर्गन की इंजरी होगी, ऑर्गन सिस्टम की होगी, और फाइनली पूरा प्लांट डेथ हो जाएगी। बात समझे? आगे लिख लीजिए, तापमान के आधार पर संसार की वनस्पतियां, यहां सवाल आया हुआ है, रॉन्गियस क्लासिफिकेशन, रॉन्गियर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट कितना थी, इन्होंने क्लासिफाई किया था। देखिए, कमीशन में 2-3 बार सवाल आ चुका है, अब वो कैसे आया है भी दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से लिखिए, मेगा था, उसको बना दीजिए। अभी हिंदी बोल देंगे। देखिए, पहली बात तो ये, रॉन्गियस ने क्या किया, रॉन्गियस ने इस पृथ्वी के धरातल पर जो प्लांट है उनका क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर्स, टेम्परेचर की बुनियाद पर। और उन्होंने ये बताया, देखिए जो पृथ्वी है इसको उन्होंने 4 तरह क्लासिफाई कर दिया कि जहाँ टेम्परेचर जिस हिसाब से होता होगा
उन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला रीजन है, इन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ के पौधे को बताया मेगाथर्म, और यहाँ को जो मीडियम ऑफ टेम्परेट को मीसोथर्म बताया, और मीसो के बाद ऊपर जो आया उन्होंने कहा माइक्रोथर्म, बहुत ठंडक, और जो एक्सट्रीम कोल्ड कैसे हटेगा, माइनस देखिए इस पे लिखा है माइनस वो माइक सर हाथ से ऐसे करिए देखिए मिट जाएगा फिर से ये नाल क्लासिफिकेशन है। अच्छा, कुछ चीजें देखिए, आप तीन टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल तरीके से समझ जा रहे हो कि वहां की टेम्परेचर कैसे, जैसे मेगा का मतलब बड़ा, मीजो का मतलब बीच का, और माइक्रो का मतलब महीन, लेकिन एक तरफ से आप नहीं निकाल पा रहे हो कि यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा। जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिक के बगल वाला है ये मेगा होगा, मेगा होगा, दूसरा मीसोथर्म होगा, और इन्होंने कहा ये वाला माइक्रोथर्म होगा, और ये वाला जो बताए थे एक्सिस्तोथर्म। सवाल कमीशन ने पूछा है कि एक्सिस्तोथर्म जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर किस तरह की वनस्पतियां उगेगी। तो देखिए, एक्सिस्तोथर्म क्या डिनोट कर रहा है, ज्यादा ठंडा कि बहुत गर्म, एक्सट्रीम ठंडा दिखा रहा है। तो यही टर्मिनोलॉजी दे करके ये पूछ लिया है कि व्हाट इज एक्सिस्तोथर्म, क्या डिनोट कर रहा है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स को डिनोट कर रहा है। भाई मेगा को आप तो निकाल सकते हो कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा जोन जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो वहां बहुत ज्यादा जब गर्मी होगी तो टेम्परेचर ऐसा होगा, मतलब प्लांट ऐसे होंगे। मीजो में आप बताओगे मीडियम का टेम्परेचर होगा तो प्लांट ऐसा होगा, माइक्रो का होगा तो इस तरह का प्लांट होगा। एक्सिस्तोथर्म में ये होगा कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, वहां पर किस तरह की वनस्पतियां होंगी वो चीज देखना है। तो लिख लीजिए महातापी, मेगाथर्म लिख लीजिए, मेगाथर्म को हिंदी लिखिए महातापी। मेगाथर्म का हिंदी महातापी। इसमें लिख लीजिए वह पौधे जिन्हें वृद्धि व विकास के लिए, जिन्हें वृद्धि और विकास के लिए अधिक तापक्रम चाहिए, वह पौधे जिन्हें वृद्धि और विकास के लिए अधिक तापक्रम चाहिए। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंध में होने वाले पौधे, ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करने वाले प्लांट। उष्णकटिबंध में उगने वाले पौधे मेगाथर्म। दूसरा लक्ष्य मध्यतापी, मीसोथर्म मध्यतापी। कम ताप में
कम उष्णकटिबंधीय पौधे का नाम लिखा है। वो जो हम फॉरेस्ट बताएंगे तो उसमें एक एक पेड़ है, बस हमको थोड़ा सा इसका एक क्लासिफिकेशन दिया है। वो जी फॉरेस्ट में होगा तो हम पूरा सा जो ट्रॉपिकल्स है, सब ट्रॉपिकल्स है, टेम्परेट्स है, और बोरियल्स है, मेडिटेरियंस है, छपारल है, टेगा है, टुंड्रा है, ये सब अलग उसका क्लास, इसलिए मैंने छोड़ दिया बायोम को उसे बता दिया ठीक फॉरेस्ट। बस में थोड़ा सा एक छोटा क्लासिफिकेशन जो बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज हेकिस्तोथर्म क्या है? यानी हेकिस्तोथर्म वो जगह है जहाँ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है और वहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगती होती हैं। अभी उसीलिए हमने उसको बायोम छोड़ा है, वो उसको एक्सट्रीम उसको फॉरेस्ट बता देंगे। इसका सवाल वहाँ 2-3 सवाल आ जाता है, इसलिए लिख लीजिए मेसोथर्म में लिख लीजिए कम ताप में उगने वाले पौधे, कम ताप में उगने वाले पौधे, इसको लिख लीजिए सब ट्रॉपिकल जोन, उप उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल जोन, उप उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय। अब लिखिए माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म माइक्रोथर्म को न्यून तापी बोला जाता है, न्यून तापी। कम ताप में वृद्धि और विकास करने वाले पौधे, कम तापक्रम में वृद्धि और विकास करने वाले पौधे। देखिए अब थोड़ा सा लॉजिक बताइए। अगर मान लिया मेगाथर्म, ये वाला रीजन में ट्रॉपिकल जोन में मेगाथर्म पाया जा रहा है, यानी यहां पर टेम्परेचर हाई है ना, तो मेगाथर्म वाले प्लांट जब उगेंगे, यानी जो बहुत गर्मी में उगने वाले प्लांट नहीं उगेंगे। लेकिन आप बताइए माइक्रोथर्म वाले पौधे, यानी जो कम ताप में उगने वाले पौधे हैं, वो कैसे ट्रॉपिकल जोन में कैसे उग सकते हैं? बताइए मुझे लोग। साइंस के द्वारा सर ये सब क्या फिर से सवाल बताएं। मैं ये कह रहा था, सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए। मेगाथर्म ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन है। इस जगह पर माइक्रोथर्म कैसे उग जाएगा? कैसे उगेगा? उसके जैसा क्लाइमेट बनाना पड़ेगा सर। जहाँ पे सर की बात की जाए, जहाँ से सर हाइट, जहाँ पे हाइट होती है, बहुत सही, जैसे हिमाचल प्रदेश में। हिमालय, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। अब बनाए नेचुरल की बात होती है, बनाए तो पहाड़ कैसे बनाओगे, जाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आपने बताया, मैंने ये कहा कि ट्रॉपिकल जोन में माइक्रोथर्म वाले पौधे कैसे जमेंगे? इस ट्रॉपिकल रीजन में अगर माउंटेन्स है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो आपने अभी बताया कि हर कितना एक किलोमीटर ऊपर जाने कितना टेम्परेचर घटता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं ना, नॉर्मल लैप्स रेट। इसी से दर से घटता जाएगा। इस रीजन में मेगाथर्म वाले प्लांट की जगह, लेकिन इस रीजन में अगर कोई ऊंचा माउंटेन है, ऊंचा माउंटेन है, तो है तो ये ट्रॉपिकल जोन का, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, लो होगा। तो माउंटेनियस रीजन में क्या होगा? माइक्रोथर्म वाले भी उग सकते हैं। इवन आपने देखा हिमालय के रीजन्स में हर तरह के पौधे इसलिए उगते हैं कि जैसे जैसे
कम हाइट पर ट्रॉपिकल, और हाइट पर टेम्परेट, और हाइट पर टेगा, और हाइट पर टुंड्रा, और हाइट पर पोलर। इसलिए क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अलग अलग हाइट पर सभी प्रकार की वनस्पतियां हमारे पाई जाएंगी। तो आपने बताया कि ट्रॉपिकल रीजन्स में मेगाथर्म जोन में माइक्रोथर्म्स भी उग सकते हैं, लेकिन कैसा कंडीशन हो चाहिए वहां पर? कहाँ? सर, ये थोड़ा लेटीट्यूड थोड़ा बता दीजिए, मतलब लैटिट्यूड क्लासिफिकेशन बायोम में रिस्पेक्ट करेंगे। पहले इसको एक वो हम ले लेते हैं, इसमें नॉमेनक्लेचर ले लेते हैं, क्योंकि उसमें जो 23.5 ये है, उसके बाद 23.5 का कोई मतलब नहीं है। हम मैंने बताया इसमें वॉलंटियर्स ने लैटिट्यूड को नहीं रिस्पेक्ट बनाया, उन्होंने सिर्फ बताया कि मेगा, मेसो, माइक्रो और लास्ट पोलर। तो रॉन्टियर्स ने 4 क्लासिफाई कर दिया बस। अब उनके रिस्पेक्ट का क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग द रॉन्टियर्स ये चीज हो गया। जैसे कि भूमध्य रेखा के बगल में कुछ डिग्री तक तो कोई मतलब पर्वत नहीं पाए जाते वैसे। भूमध्य रेखा के पास मुख्यतः मतलब कि वो ज़्यादा मतलब क्या चीज पूछना क्या कर रहा है? मतलब थोड़ा बहुत क्लियर था नहीं लेटीट्यूड मतलब कितना। ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है, 23.5 सही है, 23.5 इधर है, ये ट्रॉपिकल हो जाएगा ना, ट्रॉपिकल हो जाएगा। उसके बाद 66.5 जो है ये कैसा होगा? टेम्परेट हो जाएगा। इसी 66.5 में 40 तक सब ट्रॉपिकल जोड़ देते हैं, 23.5 से सब ट्रॉपिकल जोड़ देते हैं, उसके बाद टेम्परेट जोड़ देते हैं, सब पोलर ट्रॉपिकल जोड़ देते हैं, टेगा के बाद टुंड्रा करते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, अरे हम बायोम जब पढ़ेंगे एक एक चीज को उसमें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कराएंगे। अभी जरूरत नहीं कि सिर्फ हमें क्लाइमेटिक फैक्टर जो है आपके इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है सिर्फ इसी को पढ़ना है। बाकी इसको अच्छा रीजनल फैक्टर भी जैसे होते हैं वहाँ भी क्लाइमेट्स को डिसाइड, जैसे छप्पारल या मेडिटेरियन क्लाइमेट सर क्या क्वालिटी है? क्या वहाँ पे बारिश मतलब मेडिटेरियन सी के बगल का जो क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्वालिटी क्या है? ये बार बार सवाल पूछा जाता है। वहाँ पे जो है देखो मेडिटेरियन सी का जो मेडिटेरियन क्लाइमेट जो मोस्टली होता है वो ये होता है कि अमूमन जो बारिश होती है ज़्यादातर वो गर्मी में होती है। मेडिटेरियन में हमेशा बारिश ठंडे में होती है। दूसरी बात है मेडिटेरियन क्लाइमेट में जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है? बस खट्टी सिट्रस फ्रूट होता है। दूसरी बात है मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर के अगल बगल में। भूमध्य के अलावा ही इसका मिशन पूछता है। तो मेडिटेरियन सी तो दुनिया भर में मेडिटेरियन सी के बगल पाया जाता है, लेकिन मेडिटेरियन सी के अलावा कहाँ पाया जाता है ये सवाल पूछा है। यही कमीशन बार बार पूछता है। मेडिटेरियन सी वाले यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। और मोस्टली क्या होगा, पूरा यूरोप के जो कोस्टल एरिया है, इटली है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके बाद ये सब रीजन पाए जाते हैं, स्पेन है, और नीचे वाले रीजन आ जाए, मोरक्को है, इस तरफ रीजन आ जाएगा। लेकिन दुनिया में जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है वो एक ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और एक कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है। यही कमीशन बार बार उठाकर देता है निम्नलिखित में मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है। और आदमी सोचता है स्पेन मिले, फ्रांस मिले, और वो नहीं देता है। कोई अफ्रीका कोई दे देगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स में या नॉर्थ साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली 2 जगह पाया जाता है। कमीशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है। तो अमूमन मेडिटेरियन सी के अलावा 2 और जगह पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसका क्वालिटी मेडिटेरियन क्लाइमेट्स क्या है कि बारिश जो होगी वो जाड़े में होगी और जो फ्रूट होगा मोस्टली जो होता है वो खट्टे होते हैं। इसीलिए अंगूर का पैदावार सबसे ज़्यादा मेडिटेरियन जोन में होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा शराब जो पैदा होती है वो फ्रांस की गलियों में। फ्रांस होता है ना, कहते हैं कहा जाता है लिटरेचर जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाता है कि
गलियां शराब से पूरी तरह भरी पड़ी हैं। इस तरह तो फ्रांस और जर्मनी, स्पेन के स्टेट, क्योंकि वहां पर खट्टे फल पाए जाते हैं। ये आपने लिख दिया है, किसको थर्म लिख लीजिए, किसका थर्म लिख लीजिए। इसमें महा न्यूनतम तापमान, माइक्रो में 3600 मीटर में लिख लीजिए। 3600 मीटर की ऊंचाई पर भी माइक्रोथर्म पाए जा सकते हैं। आगे लिखिए महान्यूनतम तापमान, महान्यूनतम तापमान लिख लीजिए। केवल पर्वतीय और ध्रुवों पर, के बीच में केवल पर्वतीय और ध्रुवों में और उष्णकटिबंधीय में 4800 मीटर की ऊंचाई पर, 4800 मीटर की ऊंचाई पर तथा शीतोष्णकटिबंधीय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। लिख लीजिए, किस तो थर्ड के बारे में कह रहा हूं, केवल पर्वतीय और ध्रुव में और उष्णकटिबंधीय में 4800 मीटर की ऊंचाई पर और शीतोष्णकटिबंधीय में 3600 मीटर ऊंचाई पर। अब देखिए समझने का मतलब क्या कर रहा था। पहली बात, महान्यूनतम तापी जो है टेम्परेचर कहां पाया जाएगा, पाया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में महान्यूनतम तापी अगर पाया जाना है तो कहां कैसे कंडीशन होना चाहिए, उस फिक्र में 4800 मीटर की ऊंचाई पर माउंटेन पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 48 में, और टेम्परेट वाले कंडीशन में कितना ऊंचाई होना चाहिए, जैसे जैसे हम उधर जाएंगे तो लैटिट्यूड का भी असर रहेगा और एल्टीट्यूड का भी असर रहेगा। बात समझ गए ना, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हैं, पीछे छुप काम चलेगा। आगे बैठो, आगे बैठो, बढ़िया से चेहरा सामने रहेगा तो आदमी कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं आता है पूछो, कोई मसला थोड़ी है। समझ गए बात की नहीं। अब आगे लिख लीजिए, जल और वर्षा का इम्पैक्ट। क्या किसी इकोसिस्टम को जल और वर्षा प्रभावित करेगा? जहां पर बारिश होगी या जहां जल होगा वहां पर लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होंगे, प्लांट का ग्रोथ होगा, और जहां पर ग्रोथ होगा प्लांट का वहां पर फाना के बाद फ्लोरा भी होगा, और फ्लोरा जब होगा और फाना भी होगा तो बायोडायवर्सिटी भी होगी, और वहां पर जो प्लांट का बायोमास होगा वो भी ज्यादा होगा। तो क्या वाटर और रेनफॉल किसी इकोसिस्टम को, क्या किसी इकोलॉजी को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। वही बात लिखना है, फैक्टर आगे लिख लीजिए, पेड़ पौधा
पेड़ पौधे या अन्य जीवधारी के लिए पेड़ पौधे एवं अन्य जीवधारी के लिए जल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी के द्वारा जीवद्रव्य का निर्माण होता है। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट एंड एनिमल बिकॉज द प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन टेक प्लेस विद वाटर। अब देखिए क्या है, मेरी बात सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज है? वाटर। पानी। तो पानी कहाँ है सबसे ज्यादा? कहाँ पे? शरीर में कहाँ है? अच्छा ये कहाँ है पानी? वही ज्यादा ब्लड ले लिया, ब्लड कितना है? 4 से 5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर खून है और ये परमानेंट है। और यूरिन ज्यादा कितना हो गया? 1.5 लीटर सुबह से शाम तक हो गया, एक आइडियल हो गया। आंसू किसी के रह ही नहीं गया है, आंसू उसको बोले गए 50 ग्राम होगी, धुआं हुआ लग गया, तब भी दिक्कत होगी होता है। सब अश्रु ग्रंथियां सब सूख गई हैं, कोई धोखा भी नहीं है, तो है कि नहीं? अब ये ग्रंथियां सब सूख गई हैं, इतना तकलीफ से आ चुका है, निकालते सब हो गया है। अब देखिए, अब सवाल उठता है, ज्यादा 6-7 लीटर पानी आपको देगा, और कितना पानी है? इसका देखा किसी मनुष्य के अंदर जो 4-5 लीटर 7 लीटर का एवरेज आपको दिख रहा है, ये दिख रहा सेल में है। सर, और कहाँ पे पैदा है? सेल में पाए। सेल में। ये जो सेल है, इसके बीच फ्लूइड होगा, ये क्या होगा? रहता है, मतलब कोशिका द्रव्य उसे कहते हैं, रहता है अंदर। इसको साइटोप्लाज्म, और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को तो जो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में या सेल के अंदर 70% पानी होता है, तो उसकी एक सेल के अंदर होता है। अब देख रहे हो कि बारिश, पानी और वर्षा कितना जरूरी है किसी जीव के लिए, क्योंकि सारा पानी कम होगा ऑटोमेटिकली प्लांट्स, और प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, तो पूरी तरह से इकोसिस्टम कोलैप्स होगा कि नहीं होगा? तो जल और वर्षा किसी इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही चीज बताने की कोशिश की है। दूसरी बात है नहीं, पानी का और प्रश्न भी बता दें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, यस। फार्मूला क्या होगा? H2CO2 H2 और लाइट, सनलाइट के ऊपर कहते हैं क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2 प्लस N। क्लोरोफिल सवाल कमीशन ने कई बार ये पूछा है, देखो मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है ना? दोनों तरफ ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, दिख रहा है ना? तो जाहिर सी बात है, जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट जो बना है वो सबस्ट्रेट से ही तो आए। सबस्ट्रेट का मतलब है जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो यही दोनों है ना, इन्हीं से दोनों चीज से बना हुआ है ये सब। तो जो ग्लूकोज
O2 का ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आया? वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ से आएगा? वाटर। और ये वाला ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन जल से। बोलिए, आया तो आके यहाँ बैठे कैसे बोलिए? एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये इससे निकल रहा है, यानी इस पृथ्वी के धरातल पर ऑक्सीजन का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो पानी से ही निकलेगा। आप समझे ना? तो पानी आपके साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी बनाता है, और पानी जो है वो पूरे इस पृथ्वी के ऊपर जो भी ऑक्सीजन है वो यहीं से निकलता है। कमीशन ने 2-3 बार पूछा है कि ऑक्सीजन which is produced during the process of photosynthesis originate from which component of the reactant, like just like CO2 or water। ये पूछा है कि जो ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो रिएक्टेंट के किससे निकलेगा? CO2 से निकलेगा कि वाटर से निकलेगा? वाटर। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है यही तो लाइफ सेविंग है कि नहीं है? ऑक्सीजन ही तो जीवन देता है। और ये कहाँ निकल रहा है? पानी। और पानी कहाँ पे है? इसीलिए जो पानी की दिक्कत होगी तो पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो क्या किसी इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को पानी क्या रेगुलेट करेगा कि नहीं करेगा? आप पौधा तो हर आदमी एक क्या नाम है, सब्जी मंडी, कोई सब्जी मंडी जो बेच रहा है वो भी बता दे भैया जहाँ पानी होगी वहाँ पौधा होगा। आप एक सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हो तो आप दिखाओ कि इस पृथ्वी के धरातल पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो पानी से ही मिल रहा है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, लिखिए इसको। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होकर के ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होकर के ऑक्सीजन गैस निकलती है। लिख लीजिए, सभी वनस्पतियों के निर्माण में वर्षा तथा ताप का मिश्रित प्रभाव होता है। सभी वनस्पतियों के निर्माण में वर्षा और ताप का मिश्रित प्रभाव होता है। जैसे एक होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जलीय चक्र होता है ना। अब देखिए कैसे ताप होगा तो समंदर से क्या चीज होगा? इवापोरेशन होगा, और ऊपर इवापोरेशन होगा तो ऊपर ये बादल बनेंगे, और फाइनली फिर इधर जाकर के जमीन के ऊपर वर्षा करेंगे। कुछ पानी इसके अंदर अंडरग्राउंड हो जाएगा, अंडरग्राउंड यानी जमीन के तह में जाएगा। कुछ पानी बह करके फिर सी में आ जाएगा। ये प्रोसेस जो होता रहता है जमीन से समंदर, समंदर से जमीन,
ये वर्षा के रूप में जो होता रहता है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। अब देखिए, अगर ताप नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वर्षा का अभाव होगा, और वर्षा का अभाव होगा तो वनस्पतियां क्या होगा, और वनस्पतियां नहीं होगी कि एनिमल्स को सपोर्ट नहीं होगा, और जो वनस्पतियां जो होंगी नहीं, वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन क्या निकलेगा, ऑक्सीजन CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। वाई CO2 के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ही तो इस्तेमाल हो रहा है, बात समझ ये चीज। तो इस तरह से आप साइकिल किस तरह से बहुत बेस बनाइए। अच्छा, तब क्या आप ये नहीं कह सकते हो, फाइनल कंक्लूजन में निकालेंगे कि जो वर्षा, जो पानी होता है, जो वर्षा होती है, वो डायरेक्टली किसी इकोसिस्टम को रेगुलेट करेगा। आप सीधे सीधे प्रूव करके दिखा, अपने शब्दों में लिख करके बता सकते हो, पेन पे जैसे लिख दिखाएगा, और उसको एक एक पॉइंट से लिख करोगे। आप ये भी बताओगे कि वर्षा हमारे जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर में पानी है उसमें O2 भी बात समझिए। कुछ फैक्चुअल पॉइंट लिख लीजिए। जलोदभिद, जलोदभिद फैक्चुअल पॉइंट नोट बना लीजिए। जलोदभिद, जलोदभिद हाइड्रोफाइट, जलोदभिद को कहते हैं वाटर लविंग प्लांट, जो जल में पौधे उगते हैं। मीसोफाइट, मीसोफाइट को बोलते हैं समोदभिद, समोदभिद को बोलते हैं औसत जल में उगने वाले पौधे। और जीरोफाइट, जीरोफाइट का मतलब मरुदभिद। मीसोफाइट मीसोफाइट का मतलब है एवरेज वाटर लविंग प्लांट। इसको हिंदी बोलते हैं औसत जल में उगने वाले पौधे। जीरोफाइट को लिख लीजिए कम जल में उगने वाले पौधे। सवाल बताओ, क्वेश्चंस। ओशियोग्राफी पढ़ लिया होगा, ओशियोग्राफी पढ़ लिया होगा। जमीन है और इस जमीन के ऊपर क्या चीज मौजूद है, नदियां। नदियां बहुत सारी, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा के मूलों में यहाँ पे है, मिसिसिपी है, मिसौरी है, डॉन है, ओलगा है, ओब है, बहुत सारी हजारों नदियां हैं। तो उस नदी का पानी होगा, रिवर का पानी, और हमारा जो पर्यावरण, वातावरण, कुछ पानी क्या वातावरण में है, किस रूप में, अगर पूछा जाए कि जो रिवर वगैरह, जो रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर का जो पानी
नदी का किसका ज्यादा होगा? एक आदमी थोड़ा सा हिम्मत किया तो थोड़ा सा किया। नहीं पता तो झूठ में क्या बोलते हैं। वही ओशियोग्राफी का पार्ट है। ओशियोग्राफी का थोड़ा आपको सबसे पहला वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन है लेकिन एटमॉस्फेयर बता अरे आईएएस का सवाल आता है, ये सवाल आया हुआ है। भाई जैसे आप करोगे ओशियोग्राफी में 97% पानी कौन सा है? महासागरों में ओशन का है। 3% कैसा है? हिम नदों के फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में 3% तो सबसे ज्यादा किसका पानी है? ग्लेशियर जो है ग्लेशियर का। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। ये आईएसएन कोड पूछता है वो सवाल। ये नहीं पूछेगा समुद्र से जब पानी कहाँ है दुनिया में, चाहे जिससे कोई सत्ता ने बता देगा समुद्र का है। ये जो 3% वाला पानी है उसी को तोड़ो। तो आप ये वाला पानी के बारे में अगर पूछा जाए, यहाँ से सवाल पूछा है सबसे ज्यादा पानी नदी का होगा कि हमारे जो पानी जो वो टहल रहा है, क्या नाम हमारे हवाओं में जो है वो होगा? नदी में होगा। किसका होगा? नदी में। जितना नदी का पानी है उस नदी का 6 गुना पानी हमारे एटमॉस्फेयर में है। पानी 6 times more water in atmosphere। कैसे हो गया? जब पानी जब धमक के जब बरसता है पूरा शहर पूरा लखपत हो जाए, 2-4 नदी बन जाएगी उसी में जो है। जितना एटमॉस्फेयर के वेपर्स के रूप में होता है वो पानी ज्यादा है नदियों के पानी से। यही सवाल तो पूछता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब लिख लीजिए हम जो उसके वहां पहुंचे थे उससे चीजें बताने वायुमंडलीय नमी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय नमी। लिख लीजिए सवाल जैसे नहीं होगा। अब क्या है तो ये पोर्शन हम थोड़ा सा क्लासिफाई कराते हैं एक बार डायग्राम के रूप में। ह्यूमिडिटी नहीं, ये पूरा जो है पानी का क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है वो चीज आपको हो जरूर वही सवाल है कैसे कैसे आएगा बताइए। आप लिख लीजिए वायुमंडल में कुछ जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में कुछ जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। और जो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वही आर्द्रता, आर्द्रता, वही नमी। आर्द्रता ये होगा। अब इसको लिख लीजिए आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। आप आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षित आर्द्रता की प्रतिशतता इकाई के रूप में मापा जाता है। सापेक्षिक या अपेक्षित आर्द्रता का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऐसी बात एक प्रीलिम्स जो वनडे का एग्जाम में आप पूछा जाता है वनडे या यूपीएससी या शिक्षा अधिकारी को वनडे का पूछता फैक्ट रूप में सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस यंत्र से मापा जाता है? इसमें तो बताओ सवाल है क्या
सापेक्षिक आर्द्रता तीसरा पड़ा था, तीसरा पड़ा था। अभी हमने बताया आया वो आंसर आया हुआ है। बताओ प्रतिशत में ना प्रतिशत लेकिन किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से नहीं नापा जाएगा। तो यही सवाल, ये तो बिल्कुल कचड़ा हो चुका है, इतना बार का मिशन पूछ चुका है बंदे। लिख लीजिए सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर्स में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर्स में मापा जाता है। अब देखिए ये जो नमी है, नमी ज्यादा होगी तभी तो वर्षा होगी। नमी जब ज्यादा होगी तभी वर्षा होगी। इसको किससे मापेंगे? हाइग्रोमीटर से। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कौन बताएगा? सापेक्षिक आर्द्रता सर वायुमंडल में जो आर्द्रता है व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सर वहाँ ये तापमान पे निर्भर करती है, मतलब कि तापमान पे निर्भर करती है वहाँ पे। चलो अब बताओ तापमान कैसे? जैसे मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है घटेगी। फैक्टर्स नहीं पूछ रहा कौन सा फैक्टर पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ क्या होता है ह्यूमिडिटी क्या होता है? वायुमंडल में जितनी आर्द्रता है उसमें और कितना वो ग्रहण कर सकता है, वो होता है क्या चीज? कितना और आर्द्रता ग्रहण कर सकता है आर्द्रता। बताइए। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता उसके तापमान पर मतलब ग्रहण करने की क्षमता उसकी आर्द्रता इसी को रिलेट करके आंसर हो सकता है। वायुमंडल मतलब जिस जगह ये जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो जगह पे निर्भर करती है। जैसे जिस जगह का जो तापमान रहेगा उसी की तुलना में जो आर्द्रता होगी वो सापेक्षिक आर्द्रता होगी। तापमान ग्रहण करने की अधिकता देखिए आप कुछ थोड़ा बता देखिए, जैसे ये है, अब मेरे पास सुनिए, कोई प्लेस है, मान लिया कोई जगह है का, और इस जगह पर टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री ले लो। इसका मतलब हुआ कि इतनी जगह पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम मान लिया 100 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पानी के आ सकते हैं। मैक्सिमम आते हैं। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि इससे ज्यादा इस डिग्री इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम इतना वाटर के मॉलिक्यूल ही रह सकते हैं। इसी को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था यानी सैचुरेटेड पॉइंट। यही तो हुआ, बताइए यही तो हुआ। मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। और ये बात किस पर डिपेंड करेगा? ये बात डिपेंड करेगा कि जहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स आने के लिए पानी भी तो नीचे होना चाहिए। पानी भी तो होना चाहिए, तभी तो आएगा। पानी नहीं तो कहां से आएगा? अब मेरी बात सुनिए, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इतनी जगह पर मैक्सिमम 100 मॉलिक्यूल तक ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आ सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री पर केवल 50 मॉलिक्यूल ही वाटर के आए हैं। इसका मतलब हुआ ह्यूमिडिटी 50%। समझ गए बात? नहीं समझे बात? मैंने कहा इतनी जगह पर मैक्सिमम 100 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं 30 डिग्री पर, है ना? तेरे बात करते हैं, इससे नहीं आएगी। इसको सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। लेकिन किसी
50 ही मॉलिक्यूल ह्यूमिडिटी के बने हैं, तो इसका मतलब हुआ ह्यूमिडिटी कितनी प्रतिशत हुई? 50%। कहते रहे 50% में वर्षा शुरू हो जाएगी, 60% बहुत घनघोर बारिश होगी। इसीलिए आर्द्रता जब ज्यादा होगी तभी तो बारिश होगी। 40-50 डिग्री 50% ह्यूमिडिटी तो घनघोर बारिश हो जाती है। कहते नहीं इस समय ह्यूमिडिटी रेटिंग ह्यूमिडिटी 30% आ रही है, इसका मतलब हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल इस एटमॉस्फेयर में इतनी जगह है केवल 30% ही है। ज्यादा जब ह्यूमिडिटी होगी ज्यादा पानी बरसेगा नहीं बरसेगा? अब मेरी बात समझ में नहीं? लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ सैचुरेशन जो है संतृप्त अवस्था से रिलेट करके हम बताया जा रहा है, इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए अगर मान लिया ये कमरा मान लिया, ये कमरा पूरा एक जगह मान लिया, इस कमरे में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैक्सिमम 100 मॉलिक्यूल वाटर के ही भाप बनेंगे, व्यापक बनेंगे भाप। इससे ज्यादा नहीं हो सकते चाहे कितना पानी बाहर हो। यानी इस एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी ही 100 मॉलिक्यूल की है यहाँ की। लेकिन इतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के मॉलिक्यूल इस कमरे में केवल कितने हैं? 50 रख लो, 50 मॉलिक्यूल हो। और सैचुरेटेड पॉइंट कितना होना चाहिए? 100 मॉलिक्यूल। यानी 100 तक तो ग्रहण कर लेगा वो, लेकिन है 50 ही मॉलिक्यूल वाटर के। इसी को जो रेशियो होता है, 50 मॉलिक्यूल है तो कहते हैं रिलेटिविटी 50%। समझ गए नहीं? यानी जितना सैचुरेट हो सकता है अब कितना हुआ है, इन्हीं की रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी रिलेशन से लेकर। ये निरपेक्ष आर्द्रता मतलब बोले ना ये, तो ये वाली जो आर्द्रता होगी इसे क्या कहेंगे? जितना है ये वाला आर्द्रता, ये सैचुरेटेड संतृप्त आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहेंगे? संतृप्त आर्द्रता करते कोई भी संतृप्त होने का मतलब हुआ कोई भी चीज जितनी कैपेसिटी है उस तक पहुंच गई, इससे ज्यादा नहीं हो पाई। जैसे शरबत, जैसे पानी ले ले, शरबत ले लो, जैसे गिलास पानी लिया तो चीनी को घोल रहे हो, कब तक घुलेगा? एक सेकंड जब तक पूरी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच पूरी तरह से शुगर के मॉलिक्यूल न पहुंचाए। और जब पूरी तरह भर जाएंगे तो कहते हैं सैचुरेट हो गया है, इससे ज्यादा अब नहीं होगा, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, इससे ज्यादा अब घुलेगा नहीं। उसी तरह से इस एटमॉस्फेयर में इस गैस के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल को भाप के रूप में लेने की एक क्षमता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि पूरी तरह से लास्ट एक्सट्रीम पर पहुंची। एब्सोल्यूट रिलेटिव का मतलब वो चीज होगी, ये चीज। एब्सोल्यूट का मतलब एक्सट्रीम। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव की तरफ देखा जाए तो हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिविटी, सॉरी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है? रिलेटिव पॉवर्टी किसी जगह से कंपेयर करके देखा जाएगा तब रिलेटिव पॉवर्टी होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारे यहाँ एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? हमारे यहाँ रिलेटिव होगा। हमारे यहाँ कैसा है? रिलेटिव होगा। रिलेटिव बात ही नहीं समझ पा रहे, कैसे बताइए? देखो अब देखिए मेरी बात सुनिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। गुर्बत, गरीबी, पॉवर्टी,
पॉवर्टी का मतलब हुआ एक नॉर्मल लोग कि 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन हमको मिलनी चाहिए एक मनुष्य को। एक मान लिया जैसे, या हम ऐसा कर लें कि इतना रुपया हमारे पास होना चाहिए कि हम 2400 किलो कैलोरी की कुछ फूड प्रोडक्ट खरीद लें और खा लें। अगर इतना कर रहे हैं तो और नहीं, यही तो बात हुई। लेकिन अगर 2400 किलो कैलोरी की ऊर्जा को हमारे अंदर खरीदने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब है हम गरीब हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बेसिक नीड को भी नहीं खरीद पा रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए भी अगर वो बेसिक चीज नहीं खरीद पा रहा है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा। लेकिन अमेरिका, वहां किसी के पास गरीबी तो है नहीं, वहां पर ये होगा कि ये फॉर्च्यूनर लाए हैं, ये मर्सिडीज लाए हैं, ये क्या लाए हैं और तो दुनिया भर गाड़ी है। हमें जो सबसे बेहतरीन लैविश लाइफ है उसमें हम तुलना करेंगे। अगर ये फॉर्च्यूनर लाए, ये मर्सिडीज लाए, ये कोई और बढ़िया लाए हैं, तो कौन गरीब होगा? रिलेटिविटी है, रिलेटिव पॉवर्टी है वो। वहां पर बेसिक जिंदगी की बुनियादी जरूरत को पूरा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। वहां कौन हवा में उड़ रहा है ये देखा जाए, वो रिलेटिव समझिए बात नहीं। तो हमारे यहाँ बताओ एब्सोल्यूट पॉवर्टी है कि रिलेटिव पॉवर्टी है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, बिल्कुल सही। तो यही देख रहे हैं ना कि जितने 27% हमारे यहाँ गरीबी है, इसका मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है हमारे यहाँ 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा खरीदने के लिए हमारे 25 से 24% पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी। हमारे यहाँ रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी। रिलेटिव पॉवर्टी तो वो हुआ कि एक वाले इस एरिया में सब जज हैं, कोई IAS है, कोई गवर्नमेंट है, तो अब देख रहे जज साहब को 1 लाख है, उनका 75,000 है, उनका ये है। अब उसी में देखा जाएगा सबसे मजबूत हुनर वो हो चीज, ये चीज है भारत में जो होता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब लिख लीजिए और नोट बना के लिख लीजिए। एक विशिष्ट आर्द्रता भी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सब लिख लीजिए नोट बनाकर। किसी विशेष उसको कंपेयर करनी पड़ेगी। किसी विशेष तापक्रम पर, किसी विशेष तापक्रम पर विशेष तापक्रम पर वायु के निश्चित आयतन में, किसी विशेष तापक्रम पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित वास्तविक आर्द्रता और उसी तापक्रम पर उसी आयतन को, उसी तापक्रम पर उसी आयतन को संतृप्त होने के लिए आवश्यक आर्द्रता के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं उसी तापमान, उसी आयतन को संतृप्त होने के लिए आवश्यक आर्द्रता के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। लिख लीजिए, जो आप कमीशन पूछेगा इस तरह से, जंगलों में
प्रिय, ह्यूमिडिटी लविंग, जंगलों में आर्द्रता प्रिय, आर्द्रता प्रिय, जंगलों में आर्द्रता प्रिय पौधे जैसे लाइके, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट समुदाय के पौधे अधिक संख्या में मिलते हैं। मैंने कहा जंगलों में आर्द्रता प्रिय पौधे जैसे लाइके, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट समुदाय के पौधे अधिक संख्या में मिलते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए विंड, विंड, पहली बात विंड की डायरेक्शंस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मान मेजर करेगा? स्पीड को बैरोमीटर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड की डायरेक्शंस स्पीड को कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेगा? एनीमोमीटर। ये सवाल कमीशन का बहुत ही फेवरेट सवाल, लिख लीजिए इसको, लिखिए एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट ये है एनीमोमीटर, ये वायु की वेलोसिटी को मापेगा। अब लीजिए पहला पॉइंट जो वायु की गति, क्या? अच्छा बताइए, क्या वायु की गति किसी इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा? करेगा। सही करेगा। वही जैसे आपने देखा वायु की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वहां पर इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन की गति ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और जब ज्यादा होगी तो बायोमास का प्रोडक्शन कम होगा ना, होगा ना? तो किसी पौधे का शेप, संरचना, उसकी पैदावार टोटल वायु की गति का कंट्रोल नहीं करेगी। तो जब वायु की गति क्या किसी इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही बात है। लिख लीजिए वायु की गति, लिखिए पौधे की रचना, संरचना, आकृति, अब कार्यों पर पड़ता है। वायु की गति का प्रभाव पौधे की रचना, आकृति, अब कार्यों पर पड़ता है। वायुमंडल की गैस है। अब देखिए, अरे वो लिख लीजिए गैस, जैसे डिफाइन लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए वायुमंडल के अंदर जो गैसेस हैं, कौन की सबसे ज्यादा गैसेस हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैसेस हैं, हर गैसेस का एक रेशियो है कि नहीं? रेशियो। अगर रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, अगर रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या ये इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा? भाई CO2 का जो कंसंट्रेशन 0.03% है और बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। इस गैसेस का जो रेशियो है अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो
तो लिख लीजिए इसको। अनेक गैस निश्चित मात्रा में पाई जाती है और मात्रा के परिवर्तन से अनेक गैस निश्चित मात्रा में पाई जाती है और मात्रा के परिवर्तन से वायु प्रदूषण हो जाता हो जाएगा। मात्रा के परिवर्तन से वायु प्रदूषण हो जाएगा, नहीं होगा। अब दूसरा क्लाइमेटिक के बाद स्थलाकृति टोपोग्राफी। स्थलाकृति जो कारक है वो कैसे किसी इकोसिस्टम को या कैसे किसी इकोलॉजी को प्रभावित करेगा, ये भी करेगा ना। तो लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए स्थान की ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। देखिए मेरी बात, क्या ऊंचाई से इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर जब कम होगा तो वर्षा क्या होगा? कम होगी। टेम्परेचर कम होगा तो वनस्पतियां कम होगी, तो डायरेक्ट इकोसिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये हो गया। दूसरी बात है स्लोप ऑफ द माउंटेन। पहले इसको लिख लीजिए, ऊंचाई का संबंध तापक्रम से होता है। ऊंचाई का संबंध तापक्रम से होता है। पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर, पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापक्रम 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है। भाई 6.5 सेंटीग्रेड की गिरावट हो रही है ना? भाई इधर मत देखो ना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। 1 किलोमीटर का 1000 मीटर ही तो हुआ। लिख लीजिए गिरावट आ जाती है, लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिए, आगे से तीर लगा के लिख लीजिए, वनस्पतियों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसे करके वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। अब वनस्पतियों का जब प्रभाव पड़ेगा तो आप उसको अपना सब जोड़ लीजिए। वनस्पति होगी सीधे फाना पे होगा, फाना पे होगा बायोडायवर्सिटी पर होगी, सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। अगला लिख लीजिए, भूमि का ढलान। एक रिएक्शन हो गया ना जी, दो बनाना पड़ता है ना, बता ढलान जानते हो कैसे होगा? ढलान समझते हो? देखो जैसे ढलान, जैसे इस तरह माउंटेन है तो इस तरह सूरज या ऐसे हो मान लेते तो सूरज की रोशनी जिस पर डायरेक्ट आएगी वो लग्जरिएट ग्रोथ होगा। जहां पर साया होगा वहां पर ग्रोथ की कमी होगी। जहां पर सन लविंग प्लांट होते हैं और शेड लविंग प्लांट होते हैं, जो सन लविंग प्लांट होंगे वो सूरज की रोशनी में ज्यादा होंगे और शेड लविंग प्लांट जो होंगे वो साये में ज्यादा ग्रोथ करेंगे। इस तरह से अपना ये सब बात अपने ही लॉजिक से निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं।